अध्याय 1 देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। संविधान क्यों और कैसे। भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, कैसे शेप लिया इस भारतीय संविधान ने। सबसे पहले ये जो डिस्कशन है, ये जो चर्चा है, वो भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो सरकार है और जो उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं से चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकल के आती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि सरकार कैसी होगी, किस तरीके से चलेगी, सरकार की व्यवस्था क्या होगी, और सरकार के अलावा और जो संस्थाएं हैं वैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और संविधान समाज के लिए क्या करता है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, समाज को इससे क्या फायदा है। इसके बाद हम देखेंगे कि पावर कैसे ये देता है, मतलब जो पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशन को, सरकार के अलग अलग इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से बल प्रदान करता है। फिर हम देखेंगे कि बनाया कैसे गया है हिंदुस्तान का संविधान, तरीका क्या था इसका, ये बन के कैसे आया, कितना समय लगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इस संविधान की जरूरत क्या है। एक इमेजिन करिए, एक काल्पनिक, कि आप एक ऐसी समूह के मेंबर हैं, या आप हैं, मैं हूं यहां पर, हमारा एक दोस्त भी इस ग्रुप में है। अब आप मुस्लिम हो सकते हैं, मैं हिंदू हो सकता हूं, हो सकता है मैं लोअर कास्ट से हूं, आप हायर कास्ट से हो। तो ये साहब जो है वो हो सकते हैं सिख हो, ये किसी और क्लास से हो। हमारे अलग अलग प्रोफेशन हो, आप इंजीनियर हो, मैं डॉक्टर हूं, ये साहब हो सकते हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन हो। हमारे अलग अलग जॉब है, हमारे अलग अलग काम है। कुछ पुअर हो सकता है कि आप अमीर हो, मैं गरीब हूं, और ये जो सिख साहब है ये मॉडरेट हो। लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे सबके अलग अलग अपनी अलग अलग सोच है, अलग अलग हमारे दिमाग है, लेकिन कभी कभी हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट आ सकते हैं। डिस्प्यूट नहीं कहूंगा मैं, इसको डिफरेंस कह सकता हूं, क्योंकि हमारी अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग हमारे सोच है, कोई अमीर है, गरीब है, लेकिन हम एक ही ग्रुप में हैं। अब हम ये डिसाइड करें कि भाई किसको कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम, हो सकता है कि भाई ये बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे पैसा खर्च किया जाए, हमारे सिक्योरिटी के लिए हम तीनों पैसा कितना खर्च करें, कैसे करें, चाहे वो सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, क्या हमको अस्पताल बनाना चाहिए, चाहे क्या हमें पार्क बनाना चाहिए, क्या हम दोनों मिलके, हो सकता है मिल जाएं और हिंदू मुस्लिम मिल जाएं और सिख को जरा अलग कर दें, या हिंदू और सिख मिलके मुस्लिम को अलग कर दें। क्या हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से? हमारा क्वेश्चन, हम तीनों के सामने अगर एक सवाल आए ना, हम तीनों के जवाब अलग अलग होंगे। हम लोग डाइवर्स हैं, हम लोग विभिन्न हैं, अलग अलग लोग हैं, है ना, हमारी सोच अलग होगी। हमारे पास कोई तो एक कोऑपरेशन होना चाहिए। अगर इंजीनियर मैं हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास आ जाएंगे, है ना। अगर आप कोई डॉक्टर है तो हम सब, अगर अब कार ब्रेक डाउन हो गया तो सिख साहब जो है वो बहुत बढ़िया कार बना देते हैं, हम दोनों पहुंच जाएंगे इनके पास। तो हम एक सामाजिक प्राणी है, हम सब साथ, हमें रहना है। हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमको साथ रहना है, मिल के साथ रहना है। तो इसके लिए ये जो ग्रुप है, इसको कोई ना कोई एक ऐसा बैकग्राउंड मिलना चाहिए, एक लिखित कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए
कि हम लोग जब तीनों साथ रहे एक जगह पे तो हमारे पास कुछ रूल बुक हो। हमारे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम उस रूल के हिसाब से चले तो हमारे बीच में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। एक देखिए, ये जरूरी बात है कि हम दोनों मिल गए, हिंदू मुस्लिम मिल जाएं और हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर ले, दिक्कत कर ले कि हम इन सिख साहब को बिल्कुल अलग कर दें, किसी तरीके से इनको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करें, इनको समाज से हटाने की कोशिश करें या इनको बदनाम करने की कोशिश करें। क्या ये साहब रह पाएंगे इस समाज में? ये डरेंगे, ये इनके दिल में एक डर बैठ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग जो बड़ी कम्युनिटीज है वो मिलकर हम इनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक मेंबर जो इस ग्रुप का है, इनके पास राइट भी होने चाहिए, इनके पास अधिकार भी होना चाहिए, और ये इनको जाना चाहिए कि ये जो रूल्स हैं ये सबको पता हो, सब एग्री करें, इसको सब इस व्यवस्था को माने, तभी एक आपस में एक एकता होगी, आपस में एक मोहब्बत होगी, या फिर कहें एक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसीलिए हमारे पास कोई ना कोई रूल्स होने चाहिए, और वो रूल्स ऐसे होने चाहिए कि बस कागज पे ना लिखे हो, इनको लीगली इन्फोर्स किया जा सके, यानी कानून हो ये। और कानून जो है वो अगर हम दोनों मिलके कुछ गड़बड़ करते हैं इनके साथ, तो हम दोनों को जेल पहुंचा दिया जाए, हम दोनों को पर केस हो सके। तो लॉ जब कानून आ जाता है, हम दोनों जब जेल हम पहुंच सकते हैं, तो हम दोनों कभी भी मिलके तीसरे आदमी के खिलाफ कुछ काम नहीं करेंगे, हमको पनिशमेंट मिल सकता है। अगर हम सोचते हैं, ऐसी सोच भी बनाते हैं, तो भी हम लोगों को कानून की व्यवस्था के अनुसार हमें दंड दिया जा सकता है। तो पहली चीज मैं आ गया यहां पे कि पहला काम जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो उस तरीके के कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, जो आपस में एक कम्युनिटी में एक कोऑर्डिनेशन रहे, एक एकता रहे, ताकि हम तीनों एक साथ एक जगह पर एक समाज में एक व्यवस्था में रह सके। हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम ये है। अब दूसरे पे अलग अलग काम चलेंगे, इसमें अलग अलग हमारे फंक्शंस बनेंगे। दूसरा काम क्या है? फंक्शन क्या है इसका? संविधान क्या है? इसमें कुछ प्रिंसिपल्स है ना, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अनुच्छेद है, प्रावधान है, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे गवर्नमेंट चलेगी, किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सवाल के जवाब देना चाहिए, देती है। एक ग्रुप है ए, एक ग्रुप है बी। चलिए इस बार कम्युनिटी और रिलीजन की नहीं बात करते हैं, वैसे वो हमारी व्यवस्था में है। मान लीजिए 1000 लोग हैं। ए ग्रुप कहता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, बी कहता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, जो बी ये भी कहता है कि ए जो कह रहा है वो गलत है, ए ये भी कहता है कि आप बी वाले जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। तो ये तो डेडलॉक सिचुएशन आ गई। तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही है कौन गलत है? कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि ए सही है, ए डिसीजन लेगा, ए रूल बनाएगा या बी बनाएगा। तो हमें संविधान ये जवाब देता है कि ए बनाएगा जवाब कि बी जवाब देगा। अब सोवियत यूनियन की बात करिएगा, एक सिंगल पार्टी है, उनको दे दिया गया कि भाई आप डिसाइड करिए, कम्युनिस्ट पार्टी, और उनको कहा कि आप जो भी करना है अपने हिसाब से करिए। लेकिन जब हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम राजतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करते हैं, तब लोग डिसाइड करते हैं कि लोग डिसाइड करेंगे कि ये ए ग्रुप सही कह रहा है या बी ग्रुप सही कह रहा है, या ए को डिसीजन लेने के अधिकार है या बी का रिजर्वेशन अधिकार है। पूरे विश्व में 3/4 देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक है, पूरे विश्व में। तो क्लियरली दिया है कि जो हिंदुस्तान की बात अगर मैं करूं या किसी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट पॉलिसीज बनाएगा, और पार्लियामेंट जो है अपने हिसाब से कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब किस तरीके से ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा,
ये भी हिंदुस्तान के संविधान में क्लियर दिया हुआ है। दूसरा काम क्या है, इससे दूसरी चीज निकल के आ गई। दूसरा काम जो काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि ये बताना कि किसके पास पावर है जो डिसीजन लेगा, जो रूल बनाएगा, और कोई कौन से रूल, कौन किसके रूल सही होंगे, ये गवर्नमेंट कैसी बनेगी, कौन गवर्नमेंट बनाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तीसरी चीज बताता हूं आपको। अब तीसरा काम आ गया किसका, संविधान का। तो तीसरा काम ये है कि भाई गवर्नमेंट, सरकार ने को तो आपने कहा रूल्स बना लीजिए, लेकिन कुछ लिमिट भी तो होनी चाहिए कि एक ऐसी परिधि बना दें। अगर एक गवर्नमेंट है वो परिधि में रह के काम करे। एक गवर्नमेंट बहुत बड़ी आ गई, मेजॉरिटी में आ गई, एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई। आपको याद है श्रीलंका में क्या हुआ था, एक सिंहाला जो भाषी और जो बुद्धिस्ट गवर्नमेंट आ गई, और उन्होंने क्या किया, जो तमिल्स हैं उन्होंने कहा कि भाई जो सिंहाला लैंग्वेज है और जो बुद्धिस्ट है वो सबके ऊपर लागू कर दिया, मतलब फोर्स कर दिया। तो जो हिंदूज थे वहां, तमिलियंस थे, मुस्लिम्स थे, उनका क्या हुआ, उनको तो क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। तो 20 साल से ऊपर वहां सिविल वॉर चला और लाखों लोग मारे गए। तो अगर गवर्नमेंट एक पेरिफेरी के अंदर काम नहीं कर रही है, एक दायरे के अंदर काम नहीं कर रही है, तो ये दायरा कौन डिसाइड करेगा कि सरकार किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना करे अपने पावर का, क्योंकि पावर तो दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो माइनॉरिटी के लिए, मार्जिनलाइज कास्ट के लिए, वो जो दबे कुचले हैं, जो अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा कि आपकी दायरा क्या है। सरकार का दायरा तय करने की व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देता है सिटीजन्स को। फंडामेंटल राइट्स यानी जो हमारे अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार है। जैसे मेरे बारे में बताइए, मैं रिलीजन कोई भी ले सकता हूं, मैं कोई भी चीज बोल सकता हूं, मेरा एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, सरकार इसमें मेरे इस मूल अधिकारों में कभी भी इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती। मेरे कुछ फंडामेंटल राइट है। ये तीसरा काम है। जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं इस एक देश के, उनको कुछ लिबर्टीज मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो ग्रुप बनाने की हो, चाहे वो कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सके है, कहीं भी आ जा सके। ये सारी चीजें जो है वो इसमें देती है। लेकिन कई ऐसी आपातकाल व्यवस्थाएं होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सरकार वापस ले सकती है। सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा अपनी तरफ ले सकती है, लेकिन यह आपातकाल व्यवस्था है। ये एक बारी आई है 1975 जून में, आपातकाल लागू हुआ था 21 महीने के लिए, लेकिन इसके बाद कभी नहीं आई। इसके बाद जो आती है चीज, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये चौथा फंक्शन है। चौथा फंक्शन क्या है, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। आप और मैं, हम क्या चाहते हैं, हमको नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये हमें चाहिए। इससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं मांगता। तो एक नॉर्मल सिटीजन जो है, उसकी कुछ जरूरतें होती हैं, उसकी कुछ जरूरत होती हैं। वो कोशिश करता है कि भाई जो भी चीज चाहिए, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, जो इंसानी जरूरतें हैं उस समाज की, उस देश की, उस प्रोविंस की, है ना। वो बराबरी की जिंदगी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक आदमी बराबर रहे। वो ये चाहते हैं कि भाई जो इनइक्वालिटी है, डिप्राइवेशन है, यानी बगैर कोई अधिकारों को हनन हुए या फिर उनको गलत नजरों से देखते हुए वो अच्छे से काम कर सके, अपनी जिंदगी जी सके। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, इंडियन जो इनइक्वालिटी है, डिप्राइवेशन है, इसको हटाने के लिए, इसको जो एक आदमी कभी, सही आदमी कभी इसको एग्री नहीं करेगा, चाहे डिप्राइवेशन हो, चाहे
इनइक्वालिटी हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए काम करे, खास तौर के लिए जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। तो जैसे साउथ अफ्रीका की बात अगर मैं करूं तो साउथ अफ्रीका में अपार्थेड था, रंग भेद व्यवस्था थी। इसमें काले और गोरों के बीच में बहुत बड़ी गहरी खाई थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कह दिया कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये कतई एग्रीएबल नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत हद तक ये कम हो गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि ये खत्म करना है, कोई भी रंग भेद व्यवस्था इसमें नहीं रहेगी। हमारे देश में जो किसान हैं, नहीं, जो फ्रेमर्स हैं, गलत कर दिया, फ्रेमर्स जिन्होंने बनाया, उनका आइडिया क्या था? जिन्होंने आर्किटेक्ट किया, एक संविधान को एक शेप दिया, उनको ये दिया था, उन्होंने ये कहा कि एक इंसान को एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक इज्जत मिलनी चाहिए। तो बेसिक एजुकेशन, बेसिक वेलबींग तो होनी चाहिए। साथ में कई चीजें हैं जो उनको, एक जो फ्रेमर्स थे उनके दिमाग में थी। तो चौथा फंक्शन आ गया कॉन्स्टिट्यूशन को, कि वो ये है कि गवर्नमेंट है, सरकार है, वो समाज के जो इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस है, आकांक्षाएं हैं, उसके लिए ऐसी व्यवस्था तैयार करे कि न्यायपूर्ण एक व्यवस्था क्रिएट हो जाए, जो रियली में जिनकी इच्छाएं हैं, जिनकी जरूरतें हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। अब एक और बात करता हूं मैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। एक इंसान है, हो सकता है ये किसी भी रिलीजन से हो, वो किसी भी कैस्ट से हो सकता है, वो रिच हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। एक आदमी की आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से होती है ना। आप बोलते हैं कि ये पांडे जी है, ये कनौजिया जी है। लेकिन जब हम कलेक्टिव एंटिटी की बात करते हैं कि आप और मैं, हम किसी भी धर्म के हो, हम किसी भी जगह के हो, हम एक हैं, हम एक कलेक्टिव एंटिटी, हमें आइडेंटिटी तो मिले। हम कब तक धर्म और जाति के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बताते रहेंगे? यानी कि हमको एक तरीके से एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल गई। कुछ बेसिक नॉर्म्स है हमारे, कुछ हमारे बेसिक नॉर्म्स हो गए, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, ये सभी के लिए जारी है, चाहे कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, कोई भी व्यवस्था का आदमी हो। तो हमें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल गई। इसके अलावा पॉलिटिकल क्या करता है, कुछ इस तरीके से दायरे क्रिएट करता है, एक दायरे क्रिएट करता है कि ये जो दायरे हैं इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो हमको एक तरीके से हमारे ऊपर अगर जारी किया गया कि ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो एक तो हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल जाती है, एक हमें मॉरल आइडेंटिटी मिल जाती है, जो अंदर से हमारे आता है ना कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, ये गलत है, सड़क पे थूकना गलत है, या सड़क पे कचरा फैलाना गलत है, अगर एम्बुलेंस को रास्ता देना ये सही है। तो कुछ छोटी मोटी चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें तय कर दी गई जिससे हमें समझ में आने लगा कि ये मॉरल आइडेंटिटी हमारी। ये हो सकता है कि जो पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग हों, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो हम सबको फॉलो करने हैं। सब सिटीजन्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और सब सिटीजन्स उन्हें इक्वली इसको अपने अंगीकार करते हैं। तो हमारे पास कुछ नॉर्म्स हो जो हम सारे सोसाइटी आपस में शेयर करते हैं। जो आज के नए कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी गवर्नमेंट बनाते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो वो कहती है कि हाँ, हम लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कहते हैं, हम लोगों की जो अधिकार है उनको हम एक तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये ऐसा अगर है तो हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, क्या ये इंग्लैंड को, पाकिस्तान को,
इंडिया, कोई मोजाम्बिक हम कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक कंट्री का एक हिस्ट्री अलग है, इतिहास अलग है। इनके अलग अलग रेवोल्यूशन हुए, कहीं कुछ वॉर हुआ। जर्मनी की मैं बात करूं, जर्मनी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई आप एथनिकली जर्मन है। जर्मनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्लियरली बता दिया गया कि भाई आपकी जर्मन आइडेंटिटी क्या है। क्या आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप कहीं और ले सकते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। हमारे यहां कोई एथनिक आइडेंटिटी नहीं है ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिटीजनशिप है। जर्मनी में जिस तरीके से होलोकास्ट हुआ, कि जिस तरीके से यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा गया, उसके हिसाब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है। लेकिन हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हिंदू, एक मुस्लिम या एक अनुसूचित जाति, इस तरीके से नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहां इस तरीके का कुछ तरीका नहीं है। अब मैं आपको बताऊं जो एक संविधान की अथॉरिटी का क्या मतलब है। संविधान की अथॉरिटी या संविधान की जो पावर है, हमारे पास कुछ सवाल बनते हैं। पहली चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना उपयोगी है, कितना पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान न्यायपूर्ण है, जस्ट है, जस्टिफाइड है? तो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बाकायदा किताब के रूप में है। एक बाकायदा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर एक किताब के रूप में ये मिलेगा आपको कि कैसे स्टेट, मतलब देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, कैसे क्या नॉर्म्स फॉलो होंगे, कैसे सरकार काम करेगी। बाकायदा हर एक आर्टिकल और प्रावधान में ये व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, हम लोगों के पास एक बाकायदा जिल्द में किताब एक बाइंड फॉर्म में है, लेकिन कई ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, उनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई एक डॉक्यूमेंट उठा के वो नहीं कह सकते हो आप कि ये इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है। इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं और जो डिसीजंस हुए, चाहे वो न्यायपालिका ने दिए, चाहे वो सरकार ने दिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डॉक्यूमेंट हो गया ऐसे डिसीजन अलग मिला लिया, उन सबको मिला के फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक किताब नहीं है इनके पास बहुत सारे दस्तावेज हैं। अब मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है, इसका जो कैसे, पहले आपको मैं समझाऊं कैसे हम इसको एक्सेप्टेबल बनाएं, कैसे हर आदमी इसको एक्सेप्ट करे। प्रोमलगेशन मतलब ये होता है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन टूटा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने बनाया? वो लोग थे जो पॉपुलर नहीं थे, या फिर मिलिट्री लीडर ने बना दिया। वो लोग जिनका जन आधार नहीं था, लोग जिनको पसंद नहीं करते थे। तो अगर हम बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, जैसे हिंदुस्तान का, इंडिया का है, साउथ अफ्रीका का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, ये कब आए? ये सारे ये इतना फेमस क्यों है, ये इतने पावरफुल क्यों है? उसका ये कारण ये है कि ये सब जो आए ना, ये राष्ट्रीय आंदोलन के बाद आए, नेशनल मूवमेंट के बाद आए। यानी जो पॉपुलर नेशनल मूवमेंट हुए, वो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन का आधार तय किया, ढांचा तैयार किया। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 200 साल तक हम ब्रिटिश राज में थे, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे। हमने प्रॉपर एक रेवोल्यूशन हुआ हमारे यहां, रेवोल्यूशन तो नहीं कहेंगे, एक नेशनल मूवमेंट हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। उसके बाद हमको इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने बहुत ये कहें कि आहुति दी। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड था, तो वहां पर भी एक नेशनल मूवमेंट हुआ, वहां पर भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो बहुत जरूरी थी इसके। लेकिन हिंदुस्तान का हमारा जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो संविधान सभा है, तो ये एक करीबन 300 लोगों की, मैं नंबर इसका एग्जैक्ट बताऊंगा आपको,
तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक तकरीबन करीबन 3 साल, दो साल 11 महीने करीब हैं ये, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन है ये। इस बीच में बहुत मेहनत की गई और वो सारे कॉन्टेंट इसमें डाले गए, जो अलग अलग सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको इसमें लाया गया, जो जो चीज़ें नेशनल मूवमेंट में सोची थी लोगों ने वो डाली गई, इसीलिए लेजिटिमेसी बढ़ गई, इसीलिए लोगों में इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। यानी लोगों को लगा कि ये हमारे लोग बना रहे हैं, ये वो लोग बना रहे हैं जो नेशनल मूवमेंट से निकले हैं। यानी लोगों में इसके एक्सेप्टेंस की भावना बढ़ी क्योंकि उनके पास पब्लिक सपोर्ट था। वो लोग जो लोगों के साथ बैठ के, सोसाइटी के साथ बैठ के बात कर सकते थे, सोसाइटी उनकी बात सुनती थी, क्योंकि हमारे एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री है वहां पर उन्होंने क्या किया कि फुल रेफरेंडम कर लिया। रेफरेंडम मतलब उन्होंने लोगों के सामने रख दिया, जनमत संग्रह कह सकते हैं आप इसको। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, ये लीजिए आपके सामने है, ये हमने इसका ढांचा तैयार कर दिया है, अब आप इसको जो किसी प्रावधान के लिए आप हाँ करें ना करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं किया, हमने कुछ ऐसा लोगों के सामने नहीं रखा। लेकिन यहां पर जो लोग थे उनके पास पब्लिक अथॉरिटी थी, क्योंकि जो लीडर थे उनके पीछे बैकिंग थी, वो बहुत पॉपुलर लोग थे, इतने पॉपुलर लोग थे कि उनकी एक बात पे लोग चलते थे, उनको अपना आइडियल मानते थे। और हर एक आदमी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट सभा जो है उसने हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो जो लोग बनाते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। तो लोग उनको बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। तभी हम मोड ऑफ प्रोमलगेशन यानी कि लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको। अब बात करते हैं सब्सटेंशिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉलमार्क होता है कि हर एक आदमी को हर एक आदमी को कुछ ना कुछ बांटा जाए, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ मिले। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आप हैं, मैं हूं, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं, आप क्यों रिस्पेक्ट करो, आप क्यों बिलीव करो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लोग के पास कुछ ना कुछ तो एक पीस ऑफ केक होना चाहिए ना, कि हमारा डेवलपमेंट, हमारे समाज का डेवलपमेंट, हमारे लोगों का डेवलपमेंट, सबका इसमें पॉसिबिलिटी हो। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हिंदू, अब मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हैं। अब मान लीजिए 81% हिंदुस्तान में हिंदू है, बाकी 14 से 15% मुस्लिम्स हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर ये राइट दे दिया कि आप मुस्लिम्स को दबाओ, तो मैं तो आपको दबा सकता हूं, है ना। मैं आपके लिए बहुत उल्टे सीधे मैसेज पास कर सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं आपको। तो आप क्यों रिस्पेक्ट करोगे कॉन्स्टिट्यूशन की? करोगे? ये हम लोग दोनों तभी कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत कर सकते हैं जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ देने के लिए हो। इसीलिए एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन आता है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारे पास एक व्यवस्था है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाकायदा दिया हुआ है कि भाई लेजिस्लेचर को दिया हुआ है, माना पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव में पावर दिया हुआ है, जुडिशरी न्यायपालिका हो गई और कार्यपालिका हो गई और लेजिस्लेचर हो गया यानी कि जो विधायिका हो गई, सबको पावर दे दिया। लेकिन अगर लेजिस्लेचर को पावर दे दिया तो उसको कहीं ना कहीं जुडिशरी को खत्म करने की कोशिश करेगी। तो किस तरीके से पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, फ्रेगमेंट करें, इधर उधर सही तरीके से बांटे, ताकि एक जो कहे संस्था है वो दूसरे को दबा न डाले, खत्म न डाले। इसलिए ये बहुत वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक व्यवस्था को या एक इंस्टीट्यूशन को आप पूरा पावर ना दे दें, सारा का सारा अगर पावर दे दें तो कल को अगर वो बिदक जाते हैं, उनके पास पूरा पावर आ जाता है, तो वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी ये चीज बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन मतलब है सत्ता का बंटवारा। इसका सीधा मतलब है कि सत्ता का बंटवारा है,
पावर को बाकायदा बांटा गया है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वर्टिकल लेवल पे हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हॉरिजॉन्टली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी के बीच में हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे और भी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको पावर दिया हुआ है। कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके पास पूरा बल है, पूरा पावर है, ताकि वो खत्म कर सके, बाकियों को क्रश कर सके। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जो बराबर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करे पावर का, वैल्यूज का, और नए जो चीजें आ रही हैं उस हिसाब से वो चेंज कर सके। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ, 2020 में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि प्रावधान होने चाहिए कि भाई इसको चेंज किया जा सके। तो नए सर्कमस्टांसेस जो आए, नई चीजें जो आई, हाँ मूल ढांचा बना रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा बने रहे, लेकिन इसमें परिवर्तन भी हो सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक जीवंत किताब है, जीवन डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रिस्पेक्टेड है क्योंकि हमारे पास जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, जितने भी ग्रुप्स है सोसाइटी के, वो रिस्पेक्ट करते हैं इस संविधान की। और कोई भी ऐसा सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो खत्म करे, सबवर्ट करे, दबाए किसी और व्यवस्था को, या कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा कब होता है, बुरा होता है, इसके लिए कुछ सवाल हम पूछ सकते हैं। पहली चीज ये है कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिन लोगों ने इसको फ्रेम किया है, वो क्या क्रेडिबल लोग थे? क्या उनका जनाधार था? क्या लोग मानते थे कि यह आदमी सही है जो बना रहा है? दूसरी चीज, क्या पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किसी एक के पास इतनी पावर ना आ जाए कि वो बाकियों को खत्म करने की कोशिश करे? तब हमारा, अगर हाँ ऐसा है तो हम कहेंगे हाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा है, बेटर है। तीसरा सवाल ये हो सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, क्या ये न्यायपूर्ण है, क्या ये सभी को न्याय के लिए व्यवस्था प्रदान करता है? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे वाह, कॉन्स्टिट्यूशन वाकई में अच्छा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसा था, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। पहली चीज जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, एक संविधान सभा बनाई गई, और ये काफी लोगों की एक सभा थी। और ये तब हुआ जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बने थे, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे, हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था। तो पहली जो सिटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, पहली सिटिंग ये हुई। उसके बाद हिंदुस्तान डिवाइड हो गया, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 14 अगस्त 1947 पहला अनडिवाइडेड इंडिया था। उसके बाद जो बैठक हुई वो डिवाइडेड इंडिया में हुई। अब जो मेंबर्स थे वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष उनका निर्वाचन नहीं हुआ था, वो अलग अलग प्रोविंस से आए थे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जैसे हम आज विधानसभा कहते हैं, वहां के लोगों ने भेजा था इनको, वहां से ये इलेक्ट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे कह सकते हैं। तो संविधान सभा में वो लोग आए थे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, स्टेट के से आए थे। तो रफली अगर आप देखें तो एक प्लान था ब्रिटिश कैबिनेट का, और इसको हम कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन, ये जो प्लान था, यहां से शुरुआत हुई कि संविधान सभा कैसे बनेगी, क्या होगी। मतलब हमारे पास अलग अलग प्रोविंस थे, हमारे पास संविधान सभा भी थी, प्रिंसली स्टेट भी थे, वो जो ब्रिटिश शासन में थे और कुछ ऐसे जो ब्रिटिश शासन में नहीं थे, और इसके अलावा और भी स्टेट्स थे। तो इनको ये अलग अलग सीट दी गई कि 1:10 लाख के हिसाब से, 1:10 लाख, मतलब 1:1 मिलियन कह ले, 10 लाख 1 मिलियन होता है, तो 1 मिलियन से एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोविंसेस जो थे जो ब्रिटिश रूल में थे, और इसी तरीके से जो प्रिंसिपल स्टेट थे, तो ब्रिटिश रूल में जो है 292 मेंबर्स इलेक्ट किए गए। जहां ब्रिटिश का राज था वहां से 292, और जहां से प्रिंसली स्टेट है और ये जो बाकी जो स्टेट्स थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उन सब वहां से 93 आने थे। तो 292 ब्रिटिश राज से और 93 प्रिंसली स्टेट से, जहां राजा वगैरह थे। तो 3 कम्युनिटीज थी, हिंदू,
मुस्लिम, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख। हिंदू को एक जनरल कम्युनिटी माना जाता था क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग थे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, उनके हिसाब से जो उनके रिप्रेजेंटेशन है, तो मुस्लिम केवल मुस्लिम को इलेक्ट कर सकते थे, हिंदू केवल हिंदू को कर सकते थे, और जो सिख है वो सिख कर सकते थे। तो ये प्रोपोर्शनल था मतलब जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से इलेक्ट होंगे और वहां से वो लोग आएंगे। तो प्रिंसली स्टेट से कैसे, ये आपस में कंसल्टेशन हुआ, जो भी राजा जिसको भेजना चाहता था या जो भी प्रिंसली स्टेट जिसको एक कंसल्टेशन हुआ, और उसके हिसाब से 93 मेंबर्स वहां से आए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका कंपोजिशन कुछ इस तरीके से था, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। जब हमारा पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया, 3 जून 1947 का एक प्लान था। इसमें क्या हुआ कि जो इतने सारे मेंबर हुए थे उसमें पाकिस्तान में जो चले गए वो तो चले गए पाकिस्तान में, है ना। तो 299 केवल 299 हो गए, अब केवल 299 बचे, मतलब 284 जो थे वही प्रेजेंट थे। 26 नवंबर 1949 को 299 मेंबर थे, 284 थे जिन्होंने फाइनल साइन किया। ध्यान रहे 26 नवंबर 1949 को फाइनल साइन किया गया, उसमें केवल 284 मेंबर थे। तो ये क्लियरली एक तरीका था कि जितना भी स्टेट्स है, जितने भी दायरे हैं, उन सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो हमने जो स्कीम डिसाइड की, इसके अलावा जो असेंबली थे उसमें जो कुछ मेंबर थे, 26 मेंबर, यहां 26 मेंबर लिखा हुआ है लेकिन ये 28 थे। तो 28 और 26 में एक कंफ्यूजन है, लेकिन इसको हम क्लियर करेंगे। ये मतलब एक रिजर्वेशन जो था वो एससी को था। अब मोस्टली इसमें कांग्रेस था, 82% लोग जो थे कांग्रेस के थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस बहुत डाइवर्स जगह से आती थी इसलिए सबका रिप्रेजेंटेशन था। एक प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन की बात आती है। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहां पर अलग अलग तरीके के मेंबर्स हैं, अलग अलग लोग हैं। हर एक मेंबर जो है वो इस बात से आया था कि वो प्रोविंस से आया था, लेकिन वो प्रोविंस की बात नहीं करता था। उनके दिमाग में था कि हम हर एक डाइवर्स कल्चर की बात करें। तो आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था, कुछ बातें होती थी, लेकिन जब डिबेट होता है, जब आपस में एक पक्ष विपक्ष होता है, तभी तो कुछ चीज निकल के आती है। तो अलग अलग सेक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। अगर कोई ऐसा कहता था कि किसी एक सेक्शन के साथ कुछ किया जाए तो दूसरा उसको रोकता था। तो इस तरीके से कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, इस पे काफी लोगों में विभेद था। क्या स्टेट और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप होगा, जुडिशरी के पावर को कैसे रोका जाए, मतलब कैसे पावर कैसे दिया जाए, उनको स्ट्रांग बनाया जाए। प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो लोगों के बीच में जो चीज थी वो काफी इनके बीच में हुई, डिबेट हुआ। केवल एक ही ऐसा प्रोविजन था जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना आपस में किसी ने कोई बात की। एक यूनिवर्सल सफरेज जो तरीका होता है कि जो भी, वैसे 21 साल था उस समय, 21 साल था, फिर वो एक अमेंडमेंट हुआ 1970 के बाद, उसको 18 साल किया गया। तो कोई भी कास्ट जेंडर का हो, जितने भी लोग हों 21 साल से ऊपर, या ये कहें जिनकी एक एज हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन दी, हम 18-21 नहीं बोलते, उनको वोट देने का अधिकार था। तो ये जो डिबेट थे आपस में, जो एक चर्चाएं थी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है ना। और आपस में जो नॉर्मल पब्लिक थी वो भी डिबेट में आती थी। बहुत बड़ी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी तो मीडिया वाले भी आ सकते थे, नॉर्मल पब्लिक भी बैठ सकती थी आके। तो प्रोसीजर क्या हुआ, देखिए 8 अलग अलग कमिटीज बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई। तो जैसे एक को नेहरू साहब, एक को राजेंद्र प्रसाद साहब, सरदार पटेल, मौलाना आजाद साहब, अम्बेडकर साहब, इनके अध्यक्षता में अलग अलग कमिटियां बनाई गई। और हर एक आदमी जो इसमें मैंने नाम लिया ना, वो अलग अलग लोग थे, उनकी सोच अलग थी। जैसे अम्बेडकर साहब के बारे में बात करें, अम्बेडकर साहब खुद ही कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे। वो कांग्रेस और गांधी जी है, वो कहते थे कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी काम नहीं किया, जो अनुसूचित जाति है उनके लिए कोई भी काम नहीं किया। तो ये एग्री टू डिसएग्री करते थे, यानी कि ये लोग बहुत अलग अलग लोग थे। तो फाइनली ये हुआ कि सब मिल जाएं और एक कॉन्सेंसस पे आए, आपस में जो भी वो हो, तो ऐसी चीज पे आए जिसमें सबके इंटरेस्ट आ जाए, सब डेट्रीमेंटल ना हो किसी के इंटरेस्ट के लिए। ऐसी कोई कम्युनिटी कास्ट ना हो जो पीछे छूट जाए,
सबको बराबरी से इंक्लूड किया जाए। तो कॉन्सेंसस जरूरी थी, आपस में विभेद होता था लेकिन साथ मिलके एक कॉन्सेंसस पे आते थे। तो असेंबली जो है 167 दिन यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इसके दरमियान ये 167 बार मिले। और जैसे मैंने बताया, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए ओपन था ये। लेकिन चीजें जो निकल के आई ना, वो सब नेशनल मूवमेंट से मैक्सिमम आई, क्योंकि जो प्रिंसिपल, जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो एक भावना थी, क्योंकि 200 साल जैसे मैंने बताया कि बहुत हम लोग ने गुलामी की जिंदगी जी, तो लोगों की एक जरूरत थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनकी जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसका एक प्रतिबिंब था। और नेशनल मूवमेंट की जो चीजें थी वो इसमें निकल के आई। और इसमें बराबरी होनी, जैसे बराबरी होनी चाहिए, वो सारी चीजें नेशनल मूवमेंट से निकल के आई। राष्ट्रवाद की भावना, देश को संवारने की भावना, देश को बनाने की भावना, ये सब इसमें निकल के आई। ये जो नेशनल मूवमेंट की जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये लेके आए थे नेहरू साहब कि हमारा एम क्या है। जब हम एक साइंस में प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें लिखते हैं सबसे पहले एम क्या है, हमारा विजन क्या है, हम क्यों बनाना चाहते हैं। वो बेसिक ये चीज थी कि लोगों की जो इच्छाएं है, अच्छा है, ये नेहरू साहब ने 1946 में प्रेजेंट किया था। तो बेसिक ये चीज थी कि भाई अलग अलग जो कमिटमेंट थे, फंडामेंटल कमिटमेंट, एक बराबरी हो, फ्रीडम हो, प्रजातंत्र हो, सोवरेनिटी हो, सारी चीजें ये दिमाग में लेके चली गई कि उद्देश्य ये है प्रस्तावना, इसको उद्देश्य प्रस्तावना कहते हैं। जो ओआर मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये उद्देश्य प्रस्तावना है कि हमारी जरूरत क्या है, हम क्यों बना रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट बने जो सारे प्रोमिसेस, नेशनल मूवमेंट ने जो प्रोमिसेस किए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में जो आपको वादे किए गए हैं, वो सब पूरे होंगे। हम और आप दोनों को, हमको जब नेशनल मूवमेंट हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई आपको नेशनल मूवमेंट मिलेगा तो आपको ये मिलेगा, तो लोग उनको मिले। तो कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हुआ, उद्देश्य प्रस्तावना, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज ये है कि हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है, रिपब्लिक है। हम लोग एक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, भारतीय स्टेट और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया के अलावा है, जो प्रिंसली स्टेट है, जो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, उनका एक टेरिटरी होगी। टेरिटरी ऐसी चीज है कि जो जिनके पास अपने आप पावर होंगे, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, जो यूनियन के पास होंगे, जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं अभी, उनकी अलग होगी। जितनी पावर है वो लोगों की तरफ जाएगी, लोगों से आएगी। जो लोग हैं वो की पॉइंट होंगे। हर एक इंसान, उनको जस्टिस मिलेगी, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल है, सबको बराबरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। न्याय के सामने दोनों बराबर होंगे, सब बराबर होंगे। और कुछ बहुत सारी फ्रीडम्स हमें मिलेंगी। चाहे बस ये ध्यान रखना है कि कुछ लॉ और मोरालिटीज के अंदर में, दायरे में रहे। जो हाशिए पे लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो, बैकवर्ड है, उन सबको, उनकी सारी चीज़ों को सेफगार्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है देश को, चाहे वो इंडियन डिफेंस की बात की इन्होंने, कि हमारा देश की डिफेंस के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। और सिविलाइज नेशन, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और फिर कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसा है। और जो हमारा जो देश है वो हम चाहेंगे कि एक पीस और वेलफेयर का काम करें हम। तो ये उद्देश्य थे, जो उद्देश्य प्रस्तावना है यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, उसमें ये बात कही गई थी। जो इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत समय दिया कि किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, उसमें कैसे पावर बांटा जाए। तो इसीलिए हमारी जो पार्लियामेंट्री और फेडरल अरेंजमेंट है, मतलब हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और हर एक स्टेट में 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, अभी हर एक स्टेट में अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। तो एक तरीका अपनाया गया कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, पावर अलग अलग लोगों के पास कैसा जाए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास कैसे जाए। हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे कंट्रीज से बोरो किया है। हमने कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया, छाप नहीं लिया, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान के लिए सूटेबल थे, जो हिंदुस्तान की दिक्कतों और जो उनकी इच्छाएं हैं
उनके लिए सूटेबल थे, उन्हीं को हमने लिया गया। और असेंबली जो है उसने कोई एक प्रोकियल यानी कि संकीर्ण दिमाग से काम नहीं किया, संकीर्ण विचारधारा से काम नहीं किया। जहां से जो चीज अच्छी मिली और देश के लिए सही थी उसको उन्होंने लिया, एग्री किया, एक्सेप्ट किया, ताकि अच्छी अच्छी चीजें भी आ जाए। क्या क्या हमने कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो हमारे पास है और कानून की व्यवस्था से देश चलेगा। अब स्पीकर की क्या व्यवस्था होगी और लॉ कैसे बनेगा, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बराबरी की चीजें ली, इक्वालिटी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखा क्वासी फेडरल गवर्नमेंट हो, यानी कि एक फेडरल सिस्टम जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो और जो कुछ अपशिष्ट पावर्स हैं, रेसिडुअल पावर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के बारे में बात की। यूनाइटेड स्टेट से हमने फंडामेंटल राइट लिए, मूल अधिकार लिए। और जुडिशियल रिव्यू जो हो सकता है, जुडिशरी, न्यायिक जो इंडिपेंडेंस व्यवस्था है, वो हमने वहां से ली। तो हमने ये देखा कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, उसका जो मेन काम था कि भाई लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनको प्रतिबिंबित किया जाए, उनको एक शेप दिया जाए। और हमने एक कई अलग अलग जगह से कंटेंट लिया है, हिंदुस्तान के लिए फिट किया उसको। और कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नेशनल मूवमेंट से निकल के आया है और बहुत सारे मेंबर्स बने जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा एक गूढ़ तरीके से काम किया और उसके बाद ऐसी चीज़ निकाल के दी जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।